हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट अड्डा में। आज हम बात करेंगे माध्यम एक तकनीक की, किस तरह से माध्यम को इस्तेमाल कर चित्रकला व प्रिंटिंग व मूर्ति कला को बनाया जाता है। तो हम आज इस बारे में आपसे बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे प्रिंटिंग की। पहले भी मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है जो कि है चित्रकला माध्यम पे, जिसमें मैंने शुष्क और चूनित माध्यम उसमें दिखाए थे। शुष्क और आर्द्र माध्यम का इस्तेमाल मैंने दिखाया था। तो आज हम बात करते हैं प्रिंटिंग की। प्रिंटिंग क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। प्रिंटिंग के फ़ायदे क्या हैं? प्रिंटिंग के फ़ायदे ये होते हैं कि हम किसी एक चीज़ को बनाकर, अगर हमने ये बना लिया, कोई एक ड्राइंग बना दी, तो इसके हम बहुत सारे प्रिंट निकाल सकते हैं। तो प्रिंट का ये फ़ायदा होता है। मुद्रण प्रिंटिंग का तात्पर्य किससे होता है? छपाई से। छपाई, छापा कला जिसको हम कहते हैं, छापा कला। मैं आपके लिए अन्य वीडियो बनाऊंगी जिसपे प्रिंटिंग का इतिहास की एक वीडियो बनाऊंगी। एक वीडियो मैं आपको पर्टिकुलर तकनीक पर बनाऊंगी कि लिथोग्राफ कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसके औजार क्या होते हैं। मुझे थोड़ा समय चाहिए। और स्क्रीन प्रिंटिंग क्या होती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। आज हम उनका एक पूरा ब्रीफ स्ट्रक्चर रेडी कर लेंगे कि प्रिंटिंग आखिरकार कैसी होती है। तो प्रिंट का तात्पर्य छपाई से है, अर्थात किसी भी सतह पर वैज्ञानिक विधियों के समायोजन द्वारा स्पष्ट और सुनियोजित छाप को लेने की प्रक्रिया को हम मुद्रण कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक ड्राइंग बना लेते हैं, अब उसको हमने बहुत सारे प्रिंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है। पूर्व काल में जो छपाई थी वह एक सीमित परिवेश में थी और वैज्ञानिकों ने इसको उन्नति के साथ साथ और इसमें परिवर्तन लाने शुरू किए। तो जो सबसे पहले हम छपाई देखते हैं वो हम ब्लॉक में देखते हैं, जो लकड़ी से होते हैं, जो लकड़ी के ब्लॉक पर बना होता है उसमें हम देखते हैं। साथ साथ इसमें परिवर्तन हम देखते हैं जिसमें हम बहुत सारी प्रिंटिंग के प्रोसेस देखते हैं, जिसमें लिथोग्राफ, ऑफसेट, ग्रोवर, स्क्रीन प्रिंटिंग, लेज़र मुद्रण आदि हैं। तो ये जिसमें आते हैं अक्षर मुद्रण, ठीक है, ग्रेवर प्रिंटिंग, स्क्रीन मुद्रण, लिथोग्राफ, ऑफसेट, फ्लेक्सोग्राफी, थर्मोग्राफी, होलोग्राम, डीपी, लेज़र मुद्रण। तो हम इनके बारे में बात करेंगे। अक्षर मुद्रण का तात्पर्य छपाई से है। ठीक है। ये जो अक्षर मुद्रण है इसको हम लेटर प्रेस कहते हैं। लेटर प्रेस मुद्रण जो थी सबसे पुरानी तकनीक है जो आज भी प्रचलित है और प्राचीन काल में मुद्रण के लिए लकड़ी के गुटके का विकसित जो रूप हुआ उसको हम लेटर प्रेस कहते हैं। तो लकड़ी के गुटके मीन्स ब्लॉक, याद रखें, ब्लॉक। ठीक है, लकड़ी के ब्लॉक। अब जो हम आज देखते हैं वो रबड़ के स्टैम्प की जो श्रेणी में हम रखेंगे तो हम उसको लेटर प्रेस ही कहते हैं। तो उस तरह के कुछ छपाई के यंत्र को हम अक्षर लेटर में रखते हैं, अक्षर मुद्रण में रखते हैं। फिर आता है हमारा ग्रेवर प्रिंटिंग इंटेग्रेलियो का है। ठीक है, इसे इंटेग्रेलियो किए जाते हैं, इसलिए इसका एक रूप दिया है जिसको हम ग्रेवर कहते हैं। इंटेग्रेलियो का अर्थ है जिसमें हम गहरे तल पर छपाई करते हैं। तो जब इसकी शुरुआत हुई 15वीं शताब्दी से पूर्व की जर्मनी की दूसरी सबसे पुरानी ये मुद्रण तकनीक है। ये प्रक्रिया अक्षर मुद्रण के ठीक विपरीत होती थी। जिस छवि को छापना हो उस प्लेट की सतह पर हम आमलंकन करते थे और उस पर स्याही लगाकर उसके ऊपर उसको साफ कर देते थे, जिससे स्याही केवल उस खोदे हुए भाग पर ही रहती थी और उस पर प्रिंट किया जाता था जो कागज़ एचिंग किए होते थे उस स्थान पर। फिर उसको सूख जाता था और उसके बाद पेपर पर उसकी आकृति छाप ली जाती थी। मीन्स आपने कुछ, ये ब्लॉक हो गया, आपने इस पर फूल बना दिया, फूल क्रिएट कर दिया। अब आप जब इस पर अन्य कलर करेंगे, आपने ये कलर कर दिया तो ये जो कलर है उसको हम क्लीन कर देंगे बाद में। कलर क्लीन करने के बाद जो इसके अंदर
वुड के अंदर, ब्लॉक के अंदर जो कलर होगा उसका प्रिंट निकल कर बाहर आता है, तो उसको हम ग्रेवर प्रिंटिंग कहते हैं। फिर आती है हमारी स्क्रीन प्रिंटिंग। ये बहुत बाद में आई है और आज के टाइम में ये काफ़ी प्रचलित है, जिसको हम सीरीग्राफी और सरफेस प्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, सिल्क या नायलॉन का महीन कपड़ा प्रयोग किया जाता है। जिस कपड़े में छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के छेद बनाए जाते हैं अलग अलग साइज़ में, और उसकी अच्छी प्रिंटिंग लेने के लिए साइज नंबर का जो नंबर होता है, साइज़, उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा कर लिया जाता है। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का विकास स्टेंसिल के आधार पर हुआ था। उसके बाद आता है लिथोग्राफी। लिथोग्राफी सब जानते होंगे। लिथोग्राफी का अर्थ है समतल धरातल से पानी और तेल के वैमनीय के सिद्धांत पर आधारित। इस प्रक्रिया में मुद्रण और अमुद्रण तत्व दोनों समतल हैं, जिन्हें रसायनों के द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है। इसलिए इसके जो समतल को है लिथोग्राफ कहते हैं। लिथोग्राफ शब्द का अर्थ है लिथो, ये दो शब्द से बना है। लिथो का अर्थ है पत्थर और ग्राफिक का अर्थ है रेखांकन। तो लिथोग्राफ में क्या होता है, जो पत्थर होता है, पत्थर पर प्रिंट करके उससे छापा लिया जाता है, इसलिए उसको लिथोग्राफ कहते हैं। और भारत में जो लिथोग्राफ मुद्रण जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ वो 1822 में हुआ, याद रखें 1822 में। और इस पद्धति का प्रयोग मुद्रित करने के लिए किया गया था, ठीक है। और ये कहाँ हुआ, ये कोलकाता में हुआ, ये भी याद रखें, कोलकाता में 1922 में हुआ। उसके बाद आते हैं हम ऑफसेट में। ऑफसेट मुद्रण यह है एक प्रकार की रिलीफ प्रिंटिंग है। रिलीफ प्रिंटिंग सब जानते होंगे, जिसमें रबड़ या मुलायम प्लास्टिक को ढालकर प्लेट तैयार की जाती है। इस प्रिंटिंग में ये फ्लेक्सोग्राफी होती है, ऑफसेट प्रिंटिंग अलग होती है। इस प्रिंटिंग को कहते हैं प्लेनोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इसकी प्रक्रिया की छपाई वाला जो छपने वाला हिस्सा होता है वह लगभग एक तल पर होता है, इसलिए इसको ऑफसेट कहते हैं। इस पद्धति को अप्रत्यक्ष मुद्रण भी कहा जाता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अप्रत्यक्ष मुद्रण क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष मुद्रण ऑफसेट प्रिंटिंग होती है, क्योंकि इस पद्धति में छवि पहले प्रिंटिंग प्लेट से रबड़ ब्लॉक पर बनाई जाती है, उसके बाद ब्लैक कैट से पेपर पर उस पर स्थिर की जाती है, उस पर छापी जाती है। इस प्रकार से ये एक अप्रत्यक्ष मुद्रण प्रक्रिया है। प्रिंटिंग की इस पद्धति का जो आविष्कार हुआ वो 1906 में किया गया था। उसके बाद आता है हमारा फ्लेक्सोग्राफी। फ्लेक्सोग्राफी यह एक प्रकार की रिलीफ प्रिंटिंग है, जिसमें रबड़ या मुलायम प्लास्टिक ढालकर प्लेट तैयार की जाती है। इस प्रिंटिंग से फास्ट ड्राई इंक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एनिलीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एनिलीन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जो केमिकल यूज़ होता है उसका नाम, तो आप केमिकल्स के नाम भी याद रखें, इसलिए इसे एनिलीन प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। फ्लेक्सोग्राफी पैकेजिंग प्रिंटिंग के लिए श्रेष्ठ है। उसके बाद हम देखते हैं थर्मोग्राफी। यह एक फिनिशिंग प्रोसेस है, इसके द्वारा जो होता है एनग्रेव्ड होता है। इसमें थर्मोग्राफी जो यूज़ होती है वो हम जो यूज़ करते हैं वो बिजनेस कार्ड, निमंत्रण और इन पर छपाई के लिए किया जाता है। जो आपकी शादियों के कार्ड होते हैं, आपका विजिटिंग कार्ड होता है, ये उसके लिए किया जाता है। फिर आता है होलोग्राम। होलोग्राम ये प्रिंटिंग जो है सबसे आधुनिक तरीका है, जिसमें किसी मूल डिज़ाइन की 3D मतलब त्रिआयामी छवि को लेज़र किरणों से तैयार किया जाता है, ठीक है। इस विधि को लोगो और आदित्य मुद्रा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अंत है हमारा DTP लेज़र मुद्रण। यह एक आधुनिक मुद्रण प्रक्रिया है। इसे प्रिंटर काल्पनिक इमेज को कंप्यूटर मेमोरी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कंप्यूटर में पहले आपने बना लिया, उसके बाद आप उसका प्रिंट निकालते हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारा तो हम बात करते हैं मूर्तिकला की। मूर्तिकला स्कल्पटर सबको पता है कि कितना महत्वपूर्ण है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। विदेशों में
रेनेसां पीरियड में भी हम इतने सारे मूर्तिकला को देखते हैं। तो मूर्तिकला का के जो प्रमुख पक्ष ललित कला के अंतर्गत रखा जाता है। सभी प्राकृतिक तथा कृत्रिम धातु, कड़े, मुलायम पत्थर, कच्ची मिट्टी, हाथी दांत, इन सब को मिलाकर ये सब चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं। उनको खोद कर, उभार कर, पीट कर, हाथ के औजार से उस पर ठप्पा करके सांचा बनाया जाता है और उसके बाद मूर्ति की आकृति को बनाया जाता है। तो मूर्तिकला के कुछ विशेष माध्यम होते हैं जो होते हैं टेराकोटा। पहला हम बात करेंगे टेराकोटा की। टेराकोटा बहुत प्राचीन है। टेराकोटे की जो हम इमेज देखते हैं वो हम हड़प्पन सभ्यता में भी देखते हैं। मूर्तिकला की यह एक प्राचीन विधा है। टेराकोटा जो है लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखें, टेराकोटा लैटिन भाषा का शब्द है जो 2 शब्द से मिलकर बना है। टेरा, मैं लिख देते हैं यहाँ पे, टेरा प्लस कोटा, टेराकोटा। इसमें क्या होता है कि मिट्टी का अर्थ है कोटा। उसको क्या जलाना या पकाना और मिट्टी के कार्यों को पकाना होता है। टेराकोटे की मिट्टी तैयार करने के लिए चिकनी या अन्य मिट्टी को बारीक छानकर उसमें बालू मिलाया जाता है। प्रोसेस याद रखें, उसमें क्या मिलाया जाता है, बालू मिलाया जाता है और इसे आटे की तरह गूंद दिया जाता है। फिर इस मिट्टी से बर्तन, खिलौने, मूर्तियाँ आदि बनाकर भट्टी में पकाया जाता है। जैसे हम उसमें देखते हैं मटके बनते हैं जैसे, तो इस तरह से इनको बनाया जाता है। उसके बाद आता हमारा सांचा विधि। सांचा विधि किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मूर्ति के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सांचे के बिना मूर्ति का आविष्कार व मूर्ति को हम ढलान नहीं दे सकते। इस विधि में प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा पोर्सिलेन आदि की मूर्तियां ढाली जाती है। सांचे के खंडों में साबुन, तेल के मिश्रण का लेप भीतर की ओर कर देते हैं, जिसमें ढाली जाने वाली मूर्तियां सांचे में चिपकती नहीं है और सांचे के द्वारा कागज आदि की जो लुगदी होती है वह मूर्ति पर बनाई जाती है। उसके बाद जो माध्यम यूज़ किया जाता है वो होता है कांस्य ढलाई। ठीक है, ब्रॉन्ज जिसको हम बोलते हैं, ब्रॉन्ज कास्टिंग हम इसको बोलते हैं। ब्रॉन्ज कास्टिंग में तांबा तथा टिन मिलाकर बनाए गए कांस्य से मूर्ति को ढाला जाता है। कांस्य ढलाई की 3 विधियाँ होती हैं। पहली मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मिट्टी के बने अस्थायी सांचों से मूर्ति। फिर होता है टुकड़ों में बने सांचे से मूर्ति। फिर मधुचित विधि। मिट्टी के जो बने अस्थायी सांचे होते हैं, सैंड मोल्ड कास्टिंग जिसको हम बोलते हैं। इस विधि में मिट्टी को पोली मूर्ति में छेद के माध्यम से गर्म कांसा डालते हैं जो मूर्ति के आकार से बढ़ जाता है। उसके बाद ठंडी होने पर उसको निकाल दिया जाता है और फिर जो अंदर हम कांसे भरते हैं वो मूर्ति के आकार का बाहर निकल आता है। उसके बाद आता है टुकड़ों में बने सांचे से मूर्ति, पीस मोल्ड ब्रॉन्ज कास्टिंग जिसको हम बोलेंगे। इस विधि में सांचे से प्लास्टर कास्टिंग को ही कांसे की ढलाई में किया जाता है। फिर आता है लॉस्ट वैक्स। इस विधि में मोम की मूर्ति बनाकर उस पर मिट्टी का थोप कर सांचा बना लिया जाता है और सूख जाने पर गर्म करते हैं। फिर उसके छेद में गर्म मोम पिघलाकर उसे डाल देते हैं और छेद से पिघलती हुई जो धातु होती है वह सांचे में भर जाती है और बाद में वह सांचे को तोड़कर मूर्ति अपने आप निकल आती है। तो ये कुछ इस प्रकार। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक मैन बनाया, ठीक है, हमने ये बना दिया। अब हमने ये वाला सांचा तैयार किया है कि इसके अंदर हमने यहाँ पे छिद्र करके मोम या कांसे को हमने ढला दिया है। अब जो कांसे या मोम है वो इसी का आकार लेकर आएगा। उसके बाद हम तोड़ेंगे या ये अपने आप टूट जाएगा तो ये निकल जाता है और यही आकार यहाँ पे रह जाता है। उसके बाद उसको शार्पनेस देने के लिए औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आते हैं फाइबर कास्टिंग में। फाइबर कास्टिंग के लिए रेजिन, कैस्टलिन, मैट, हाइनर आदि का प्रयोग किया जाता है। कास्टिंग से पहले सांचे पर मोबाइल ऑयल या सरसों का तेल लगाते हैं। इसके बाद रेजिन कैटलिस्ट बराबर मात्रा में पिघलाकर सांचे में जल्दी जल्दी लगाते हैं। इसके बाद मैट के टुकड़े जाल की तरह बिछाकर फिर रेजिन का मिश्रण लगाते हैं। ये प्रक्रिया 2-3 बार होती है और इसे सूखने के बाद सांचे को तोड़कर मूर्ति को अलग किया जाता है। तो फाइबर कास्टिंग कुछ इस प्रकार है। उसके बाद हमारा आता है
सीमेंट। सीमेंट कास्टिंग इस विधि में जो पहले सरसों के तेल में साबुन मिलाकर ब्रश की सहायता से लगा देते हैं, फिर सीमेंट को पतला घोल मिलाकर ठीक प्रकार से उसे सांचे में डाल देते हैं और सीमेंट गिट्टी आदि का गड्ढा मिश्रण सांचे में भर दिया जाता है और सूखने के बाद सांचे को तोड़कर मूर्ति अलग कर दी जाती है। तो कुछ इस प्रकार से होता है। मान लीजिए हमें एक गमला बनाना है, तो हमने एक बाल्टी देखी, हमने उसमें बाल्टी डाली। अब हम सीमेंट, जो वाइट सीमेंट होता है और या नॉर्मल सीमेंट होता है, उसको हम इसमें डाल देते हैं। फिर उसके ऊपर से हम एक और छोटा बर्तन उसमें लगा देते हैं, तो जो छोटा बर्तन का आकार होगा वो बाहर निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमारा आता है स्टोन कार्विंग। स्टोन कार्विंग किसी उपकरण द्वारा पत्थर को काट छाट कर मूर्ति बनाई जाती है, ठीक है, उसको कार्विंग कहते हैं। स्टोन मतलब पत्थर, कार्विंग मतलब उसे काट छाट कर बनाना। इसमें जो मूल रूप से तैयार की जाती है ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, ये सब पत्थरों का प्रयोग किया जाता है और मूर्ति को बनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि भारत में जो हमारे आधुनिक मूर्तिकार हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं इनका नाम आप लिख लीजिए, आप नोटबुक होगी, आप लिख लीजिए। रामकिंकर बैज जो कलकत्ता से थे, डीपी राय चौधरी यह भी कलकत्ता से हैं, फणिनाथ बोस कलकत्ता से, हिरमाय चौधरी लखनऊ से, प्रभुदास गुप्ता दिल्ली से, शंख चौधरी दिल्ली से, धनराज भगत दिल्ली से, मीरा मुखर्जी कलकत्ता से, सतीश गुजराल, महेंद्र पांड्यन बड़ौदा से, वीपी जानकीराम, अजीत चक्रवर्ती, रघुनाथ सिंह, शवनाथ चौधरी, वेद नायर, नंदलाल गोपाल, अमरनाथ सहगल, मृणालिनी मुखर्जी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे मूर्ति शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं। तो आप ये नाम याद रखें, कई बार पूछ लिया जाता है कि ये मूर्तिकार कहाँ से बिलोंग करते हैं या इन्होंने इनका कालक्रम बताइए। तो ये चीज़ें आप ज़रूर नोट करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल हम बात करेंगे, वैसे मैंने सोचा था मैं आज म्यूरल के बारे में भी बात कर लेती हूँ, तो मैं आपको चलो म्यूरल के बारे में भी बता देती हूँ। म्यूरल पेंटिंग जो हम देखते हैं वो होती हैं छतों और दीवारों पर अलंकरण किया जाता है। तो मैं आपको जल्दी से ही बता देती हूँ। म्यूरल दो प्रकार का होता है, फ्रेस्को बोनो और फ्रेस्को सेको, ठीक है। फ्रेस्को बोनो क्या होता है? फ्रेस्को बोनो जो है वो तावली शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ है ताज़ा। बोनो शब्द से है, बियोनो से बना है, जिसका अर्थ है सफ़ेद चूना, ठीक है। याद रखिए तावली शब्द है, बोनो से अर्थ है ताज़ा और बियोनो से अर्थ है सफ़ेद। तो सफ़ेद गीले ताज़े प्लास्टर पर इसको बनाया जाता है। भित्ति चित्र फ्रेस्को द्वारा बोनो चित्र के नाम से इसे पुकारा जाता है। फ्रेस्को बोनो पद्धति में दीवार पर चूने व संगमरमर की जो बजरी होती है उसका मिश्रण बनाया जाता है और दीवार पर इसके 4 अस्तर लगाए जाते हैं। चौथे व अंतिम गीले स्तर पर चित्र बनाया जाता है ताकि उसका जो लेप हो वो मोटा हो जाए और जो चित्र है वो उभर कर आए। तो फ्रेस्को बोनो के क्या होता है, और जो इसमें रंग यूज़ किए जाते हैं वो रंग होते हैं रमरज, गेरू, हिरोंजी आदि रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखें, हो सकता है आपसे पूछा जाता है कि रमरज क्या है। तो रमरज एक कलर है, भूमिज कलर है, ठीक है, भूमि से निकला हुआ एक कलर है। फ्रेस्को सेको होता है सूखा, ठीक है, याद रखें सूखा। अब भित्ति या दीवार पर जो प्लास्टर के अनेक पत्तों व स्तरों की सूख जाने पर जो प्लास्टर में जो धरातल पर चित्रण किया जाता है उसको फ्रेस्को बोनो कहते हैं, ठीक है। सेको चित्रण जो पद्धति में भित्ति पर प्लास्टर की अनेक परतें चढ़ाकर उस पर चित्रण किया जाता है। और सेको चित्रण वाली दीवार की भीतरी नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस नमी से प्लास्टर का जो धरातल होता है वो नम रहेगा और जो रंग है वो ठहर नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसको सूखा किया जाता है। अब याद रखिए कि इसमें ये कलर है। और जो फ्रेस्को सेको में गोंद, सरेस, दूध या अंडे में मिश्रित किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक,
शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत है। अब किस टॉपिक पर आपको मटेरियल चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।